हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास, जो कि श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास को हम मूल पुस्तक से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना यानी कि हम इसकी भूमिका पर चलते हैं। सबसे पहले भूमिका से शुरू करते हैं इसको, और फिर जो भी इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट करने वाले जो भी तथ्य हैं वो बीच में मैंने सारे ही हाईलाइट किए हैं। मैं साथ में आपको बता दूंगी जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य होंगे आप उनको लिख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भूमिका से कि राग दरबारी का लेखन 1964, ठीक है, यहाँ से यही पहला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राग दरबारी का जो लेखन था वो 1964 के अंत में शुरू हो गया था और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ था। यानी कि 1964 के अंत में ये शुरू हो गया था और 1967 यानी कि 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 ईस्वी में इस उपन्यास पर इनको जो है वो क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया राग दरबारी पर। तब से अब तक इसने दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 ईस्वी में ही एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई हैं, उससे ये तो प्रकट हुआ ही है कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अविष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्लास वाले बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर यहाँ से, ठीक है, कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। कथन जो है याद रखना है, ये कथन आपका राग दरबारी उपन्यास की भूमिका से लिया गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भर कर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कोई कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया। ये सही है कि गांव की राजनीति, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, भूमिका से बन सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से आ सकता है कि, है ना, कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वे आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका क्लास वाले बच्चों को ये भी लिखना है। कुछ पॉइंट दूंगी मैं आपको लिखने के लिए, आपको कॉपी लगानी है, मैंने आपको बोला है, ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट कर रही हूँ, आपको ये लिखने हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है उससे तो यही संकेत मिलता है। कथन जो है ये आपका राग दरबारी उपन्यास की भूमिका से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है। राजकमल प्रकाशन से, है ना, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ तक ये सारा ही लिखना है कि राग दरबारी के 40वें वर्ष में राज प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी के प्रति, दो नाम आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, आपका राजकमल प्रकाशन और अशोक महेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
और आशा करता हूँ कि उनका ये प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। किसने कहा है? ये भूमिका में श्रीलाल शुक्ल के कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं उपन्यास आरंभ कहाँ से होता है। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो उपन्यास होता है शहर का किनारा उसे छोड़ते ही, यहाँ से शुरुआत है आपके उपन्यास की राग दरबारी की, शहर का किनारा। ठीक है, कि शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था, वही एक ट्रक खड़ा था। ठीक है, अब ये सारी ही आपकी जो उपन्यास शुरू होता है पहले ये ट्रक से ही शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है ना, कि ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए ही हुआ है। किसकी बात हो रही है? आपके ट्रक की। ठीक है, जैसे कि सत्य के होते हैं, है ना। अच्छा, बोला इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही ये खतरा मिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था। अब ये आपको याद रखना है, ये क्लास वाले बच्चे लिखेंगे, पहले तो शुरुआत लिखेंगे कहाँ से हुई, फिर ये लिखेंगे कि सड़क के एक और क्या था? पेट्रोल स्टेशन था, और दूसरी ओर जो था छप्परों आपका लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार जो था, मतलब दूसरी तरफ छप्पर, लकड़ी और टीन जो थी वो थी। ठीक है, बोला निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी हुई दुकानें थी। ठीक है, तो एक और पेट्रोल स्टेशन था और दूसरी ओर छप्पर, लकड़ी और टीन के सड़े हुए जो कबाड़ निकालने वाले होते हैं उनकी दुकानें जो थी वो थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती है। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खोलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कि जो जनता का मनपसंद पेय पदार्थ था वो क्या था? तो बोला जिसे वहाँ गर्द चिकट या चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खोलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। मतलब चाय जिसकी पत्ती बहुत बार प्रयोग की गई है उसी के द्वारा उसको बनाया जाता था, जिसको गर्द या चिकट कहा जाता था। ठीक है, उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों की हस्त कौशल और उनके वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। अब ये याद रखना है कि ट्रक का ड्राइवर और एक क्लीनर दोनों चाय की दुकान के सामने खड़े होकर चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा। किसने देखा? अब होती है रंगनाथ की एंट्री, तो याद रखना रंगनाथ की एंट्री कहाँ से होती है। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी। ये भी आपने याद रखना कि कितने घंटे की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। बोला शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यपद बनकर वे स्टेशन से बाहर निकल आया। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछे बेजिस्म में जहाँ कहीं भी होती वो खिल गई। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर जो थे वो चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, ये ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? तो ये किसने बोला था? ये आपके रंगनाथ थे, उन्होंने पूछा था। ठीक है, किससे पूछा था? ड्राइवर से पूछा था जो चाय पी रहा था कि क्या ये ट्रक जो है ये शिवपालगंज जा रहा है। तो शिवपाल का वर्णन कहाँ पर हुआ ये भी आपने ध्यान रखना है। ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारिन थी, उसे लापरवाही से जवाब दिया जाएगा।
हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15 मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था। बोला, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास के बच्चों को ये नोट करना है, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्लास के बच्चों को ये जो है वो प्रमुखता से इसको नोट करना है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है? राग दरबारी उपन्यास से ये कथन लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैर खुरदर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में। तो याद रखना है कि खद्दर का पजामा था, खद्दर की टोपी थी और बदन पर खद्दर का कुर्ता था। मतलब ये जो आपके जो रंगनाथ थे, ठीक है, इन्होंने क्या पहन के रखा था? खद्दर का पजामा, खद्दर की टोपी और खद्दर का ही इन्होंने कुर्ता पहन के रखा था। कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला था, है ना। कंधे पर क्या था? भूदानी झोला था, है ना। और हाथ में क्या था? चमड़े की अटैची थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने हैं कि हाथ में अटैची थी चमड़े की। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान, अभी चलते हैं। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ देर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वे फिसल कर न्यूटन में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ये कथन याद रखना है कि किसने कहा था? रंगनाथ ने कहा था ड्राइवर से, ठीक है, कि ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे कितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठा दी। कितने अंश पर? 90 के, ठीक है। गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा तो रंगनाथ के कथनों को भी याद रखिएगा कि रंगनाथ के कथन कौन कौन से हैं, ड्राइवर के कथन कौन कौन से हैं। आपको हर एक चीज़ डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। कि रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी वह चुप बैठ रहा है। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा थी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल इक्के सभी सवारियां कई फरलांग पहले ही से खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी उससे लगता था कि अपनी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वे आग की लहर है। बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी का जिक्र किया गया है? बंगाल की खाड़ी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना अपने पॉइंटों में, ठीक है। उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो। शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। मतलब रंगनाथ सोच रहा है कि इसको पहले ये बोल देना चाहिए था, क्योंकि उसकी ड्राइविंग बहुत रफ थी इसलिए, है ना। बोला, तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, ये ड्राइवर के और इनके कथनों को याद रखना है, ठीक है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। अच्छा, याद रखना है। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल बच गया। बचकर वे एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर ने इससे प्रभावित नहीं हुआ। कितने साल का? 10 साल का लड़का। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा समझाइए, खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो कथन किसका हो जाएगा? रंगनाथ का कथन हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर से कह रहा है, पर साल MA किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर उसे अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा। ड्राइवर को ऐसा लग रहा था जैसे वो अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा हो। मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर बोला तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा। जी, इसमें बात बनाने की क्या बात हुई?
वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी छोड़िए, इस बात को बताइए मित्तल साहब के क्या हाल हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये मित्तल का जिक्र कौन करता है? ये ड्राइवर पूछ रहा है रंगनाथ से, और मित्तल जो है यहाँ पर आता है राग दरबारी में। ठीक है ना? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया, भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूँ ये मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। है ना? ये कथन किसके हैं? ये ड्राइवर के हैं। रंगनाथ से पूछ रहा है। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज़ में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझला कर कहा। तो ये याद रखना है कि ये कथन किसने पूछा था? ये ड्राइवर ने पूछा था रंगनाथ को कि आप सीआईडी में काम नहीं करते हैं। रंगनाथ ने झुंझुना कर कहा, सीआईडी? ये किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में चलो एक ही पेज है, अगर मैं ये भी करवा दूं आपको तो ठीक है, करवा ही देती हूँ। ठीक है, फिर बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, है ना। ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियाँ जा रही थी। ठीक है, बोला, जब कहीं और जहाँ भी कहीं मौका मिले वह टांगें फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ी बान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांक कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। ये नहीं जानता और जनार्दन वाला चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे हुए लेकर जा रहा था। ठीक है, बोला, रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं थी। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ठीक है, ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर ऐसा हॉर्न बजाया कि जो संगीत के आरोह अब मतलब ना ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था कि किसी गलत इंसान को बिठा लिया मैंने सोचा था कि ये इंस्पेक्टर होगा, सीआईडी वाला होगा, ये तो कुछ और ही है। ठीक है, पर गाड़ियाँ अपनी राह में चलती रही। ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक चला रहा था, बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर उसको जल्दी से याद आ गया कि वो ट्रक चला रहा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से नीचे लगी हुई लकड़ी जो थी वो नीचे गिरा दी। ठीक है, और गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। रंगनाथ आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं है तो तुमने ये खद्दर क्यों टांग रखा था? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं। किसने कहा था? रंगनाथ ने। अजी कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं, कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूक दिया। ठीक है, किसने? ड्राइवर ने। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, ये कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, ये गियर बार बार फिसल कर न्यूटन ही में घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। अब उसको गुस्सा आ रहा था रंगनाथ के ऊपर, है ना। अब इज्जत गई भाड़ में। ट्रक के पीछे काफ़ी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनफटी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं तरफ पटरी पर ले गया। हॉर्न की आवाज़ ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशियों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमे पड़ गया और उसे बाहर निकलते हुए एक खाकी हाथ में ट्रक बोला को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गई। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इतना सुन लीजिएगा, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, और ये भी लिख लीजिए कि स्टेशन वैगन दाएं किस तरफ को मुड़ा था, तो दाएं तरफ निकल कर आगे को मुड़ गया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।